नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। जिन साथियों की ड्यूटियां आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु पीठासीन अधिकारी या प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में कंफर्म हो चुकी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्र हैं उनको आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्र हैं उनको आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पीठासीन अधिकारी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रपत्र भरे जाते हैं उनमें हम एक एक करके देख लेते हैं कि वो किस प्रकार के प्रपत्र हैं और उनको किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी को तैयार करना है और इनके क्या क्या मीनिंग होते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिशिष्ट 5 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति जो होती है वो जो चुनाव लड़ रहा कैंडिडेट होता है या तो उसके द्वारा की जाएगी या फिर उस कैंडिडेट के द्वारा जो चुनाव लड़ रहा है उसके द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को अपने सिग्नेचर की पावर ऑफ अटर्नी दे दी जाती है जिसकी सहायता से ये पोलिंग एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको निर्वाचन अभिकर्ता बोला जाता है, जिनके पास एक पावर ऑफ अटर्नी होती है जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसके सिग्नेचर को करने की। तो आप समझ गए होंगे कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति यानी पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का जो अधिकार होता है वो या तो स्वयं कैंडिडेट को होता है या फिर उसके द्वारा जो निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किया जाता है उसको होता है। पीठासीन अधिकारी का कार्य केवल इतना है कि जो उनकी नियुक्ति पत्र है, जो इस प्रकार आपके सामने प्रारूप दे रखा है, यहाँ पर मतदान अभिकर्ता की फोटो होगी और ये स्वयं आपके पास ये भरा भुराया प्रारूप लाएंगे, इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी भली भांति प्रकार से आपको जांच करनी है। यहाँ पर या तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके या तो सिग्नेचर होंगे या फिर जो उनके द्वारा अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी गई है किसी निर्वाचन अभिकर्ता को, उनके सिग्नेचर होंगे। तो ये सिग्नेचर की एक एक प्रति आपको भी अवश्य मिलेगी, तो उससे आपको मिलान करना है कि ये सिग्नेचर सही हैं या गलत हैं। तो जब आप संतुष्ट होने की सिग्नेचर मेल कर रहे हैं, मैच खा रहे हैं, तो तब आप संबंधित जो पोलिंग एजेंट है उसकी नियुक्ति को बहाल कर देंगे अपने पोलिंग बूथ में जहां पर वोटिंग का कार्य चलेगा। और इसमें इस फॉर्मेट के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर ले लेंगे और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर लेंगे अपने और यहाँ पर स्थान डाल देंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे और जो ये फॉर्म है यानी कि नियुक्ति पत्र है मतदान अभिकर्ता का, इसको अपने पास आप सुरक्षित रख लेंगे। जितने भी पोलिंग एजेंट्स आएंगे इस प्रकार के फॉर्म लेके उनको आप सुरक्षित रख के और जो एक निर्धारित लिफाफा होगा उसमें आपको इसको डालना होगा और तब जो ये मतदान की सामग्री जमा होती है तब ये उस लिफाफे के अंदर डाल के आपको जमा करनी होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको जैसे यहाँ पर मैं रमेश कोई उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके द्वारा अपने पोलिंग एजेंट को नियुक्त किया गया है सुरेश को। जो पोलिंग एजेंट होगा वो संबंधित जो न्याय उसमें जो एक किसी न किसी वार्ड का ये एक वोटर अवश्य होना चाहिए, ये बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर यहाँ पर निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा पोलिंग एजेंट की नियुक्ति होती है तो यहाँ पर निर्वाचन अभिकर्ता का नाम आएगा, तब यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम नहीं आएगा। और इसको आप भली भांति प्रकार से समझ गए होंगे कि इस फॉर्म को ये जो पोलिंग एजेंट है वो स्वयं आपके पास भरा भुराया लाएंगे। आपको केवल उनकी नियुक्ति को बहाल करना है अपने पोलिंग बूथ में, जब आप इसकी भली भांति प्रकार से जांच कर लेंगे, सिग्नेचर को वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ वास्तव में ये सिग्नेचर संबंधित अभ्यर्थी और या फिर निर्वाचन अभिकर्ता के हैं जिनके द्वारा इसकी नियुक्ति को किया गया है संबंधित पोलिंग बूथ में। तो इसको आप भली भांति प्रकार से देख लें। अब इसके बाद परिशिष्ट 6 आता है यहाँ पर, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण। तो यदि किन्हीं कारणों से जो कैंडिडेट हैं या फिर जो निर्वाचन अभिकर्ता है वो पोलिंग एजेंट की नियुक्ति को निरस्त करना चाहते हैं तो उसका ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम आएगा, मान लिया कि रमेश है, और जो उनके पोलिंग एजेंट है उनका नाम सुरेश है। तो उनकी नियुक्ति को यदि निरस्त करना है तो ये यहाँ पर भर के अभ्यर्थी यहाँ पर अपने साइन कर देंगे जो पोलिंग जो चुनाव लड़ रहे हैं।
स्थान का नाम डाल देंगे और तारीख डाल देंगे। तो इस फॉर्मेट की सहायता से वो इनकी नियुक्ति को निरस्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन सामान्यतः आती नहीं है, तो ये नील ही जाएगा। अब इसके बाद आते हैं परिशिष्ट 7 में, मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। अब जब मतदान शुरू होने से पूर्व आप मतपेटियों को तैयार करेंगे तो 2 मतपेटियां आपकी होंगी, जिसमें एक मतपेटी में वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान के वोट का कास्टिंग होगी, और जो दूसरी मतपेटी होगी उसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के वोट की कास्टिंग होगी। अब इसमें आपको पहले ये प्रमाण पत्र देना है कि मतपेटियां पूर्ण रूप से खाली दिखा दी गई थी हमारे द्वारा, और जो पेपर सील है उसमें पीठासीन अधिकारी ने भी सिग्नेचर किए हैं, और साथ साथ जो मतदान अभिकर्ता इसमें सिग्नेचर करना चाह रहे थे उनके भी सिग्नेचर उसमें ले लिए गए हैं। और जो मतपत्र आपको दिए गए हैं उनका जो पहला मतपत्र है जिसका क्रमांक सबसे पहले का है, और सबसे अंतिम मतपत्र का जो क्रमांक है वो भी इन पोलिंग एजेंट्स को नोट करा दिया गया है। तो इसमें ये होगा, और यहाँ पर आप हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि यहाँ किसका नाम आएगा और इधर किसका नाम आएगा। इस वीडियो में जितने भी हम नाम यहाँ पर दर्शा रहे हैं वो सभी नाम काल्पनिक होंगे, उनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होगा। ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसीलिए इन नामों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो कृपया किसी साथी का अगर ये नाम मैच कर जाए तो वो अन्यथा बिल्कुल भी ना लें। तो यहाँ पर जो नाम आएगा पहला वाला, वो आएगा जो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे रमेश नाम के कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनका नाम यदि सुरेश है तो सुरेश का नाम यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर उनके सिग्नेचर ले लिए जाएंगे सुरेश के। इसी प्रकार से जितने भी कैंडिडेट हैं, मान लिया दिनेश नाम के कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम यहाँ आएगा और उनके पोलिंग एजेंट का नाम उनके सामने यहाँ आएगा, यहाँ उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। ऐसे ही जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके यहाँ पर अभ्यर्थियों के नाम आएंगे और यहाँ पोलिंग एजेंट्स के नाम आएंगे और उनके सिग्नेचर लेते जाएंगे। एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने जो हस्ताक्षर देने से मना कर देंगे, उनके जो उम्मीदवार हैं उनके नाम तो यहाँ आएंगे और पोलिंग एजेंट का नाम यहाँ आ जाएगा। यहाँ सिग्नेचर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हस्ताक्षर करने से ये स्वयं ही मना करें, तो उनके सिग्नेचर करवाए जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर आप तिथि डाल देंगे, जिस निर्धारित तिथि में ये वोटिंग हो रही है उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। अब इसके बाद आता है परिशिष्ट 8, अनुवर्ती मतपेटी, मतपेटियों के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। अब अनुवर्ती मतपेटी क्या होती है कि यदि कोई मतपेटी में खराबी आ गई और उसको बदलने की नौबत आ गई तो उसके जगह जो रिप्लेस की जाती है मतपेटी उसको अनुवर्ती पेटी कहा जाता है। साथ ही साथ यदि जो 2 मतपेटियां आपकी यूज हो रही हैं उनमें से किसी एक मतपेटी में या फिर दोनों ही मतपेटियों में चतुर्थ मतदान अधिकारी जो होता है उसके द्वारा पुशर से धकेलने के बाद भी मतपत्र अंदर अब नहीं जा पा रहे हैं, फुल हो गए हैं, तो उस स्थिति में भी हम तीसरी मतपेटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए ये घोषणा है, और मतदान केंद्र का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ग्राम पंचायत का नाम लिख सकते हैं, मतदान की तारीख लिख सकते हैं, मतदान स्थल का क्रमांक व नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और ये घोषणा सेम वैसी है कि वो बंद थी पेटियाँ, उसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं पाया गया और उसके बाद हमने उनको पेपर सील के माध्यम से सील करवा दिया। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर सेम वही प्रोसेस होगा जो अभी इससे पहले हमने आपको बताया है। तो जो अनुवर्ती मतपेटियों का आपके ये जो घोषणा है इसके बारे में आप भली भांति प्रकार से जान गए होंगे, और यदि ये स्थिति नहीं आती है तो इसको आप नील करके छोड़ सकते हैं कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आई कि हमें अनुवर्ती मतपेटियों के प्रयोग करने की नौबत आई है। अब इसके बाद हम आते हैं मतदान के अंत में घोषणा। जब आपके मतदान पोलिंग बूथ में या मतदान केंद्र में अंतिम मतदाता वोट डालेगा उस समय जितने भी पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद होंगे उनके समक्ष पीठासीन अधिकारी यहाँ पर घोषणा करेगा, यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, और यहाँ पर उनके फिर से वही प्रोसेस कि जितने पोलिंग एजेंट वहाँ पर रहे होंगे उनके अभ्यर्थियों के नाम बाईं तरफ लिखेंगे और दाईं तरफ उनके जो पोलिंग एजेंट है उनके नाम लिखेंगे जो मतदान के अंत में मौजूद है, और उनके यहाँ पर सिग्नेचर भी कराएंगे। अब यदि इस घोषणा को सिग्नेचर करने से कोई मना कर देता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो मतपत्र लेखा आप तैयार करेंगे मतदान के अंत में, तो आपको मतपत्र तुरंत तैयार करना होता है, तो उसकी एक एक कॉपी, प्रमाणित कॉपी आप पोलिंग एजेंट्स को दे सकते हैं और उनसे रिसीविंग ले सकते हैं। अब मान लिया कि कोई इन मतपत्र लेखा को रिसीव करने में मना करता है तो उनके
कैंडिडेट के नाम यहाँ आ जाएंगे और मतदान अभिकर्ताओं के नाम, पोलिंग एजेंट्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे कि वो लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति वैसे होगी नहीं, क्योंकि लगभग सभी के पोलिंग एजेंट ये चाहते हैं कि उनको मतपत्र लेखा की एक एक कॉपी अवश्य मिले। तो यहाँ पर ये नील चला जाएगा, इसको आप डैश कर सकते हैं। यहाँ पर तारीख आ जाएगी, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम परिशिष्ट 10 में। ये होता है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान स्थल पर ली जाने वाली आपत्ति के धनराशि की रसीद। अब ये चैलेंज वोट का प्रावधान यदि आपके पोलिंग बूथ में होता है, आपको ट्रेनिंग्स में भली भांति प्रकार से बता दिया हुआ कि पोलिंग ये जो चैलेंज मत होते हैं वो किस दशा में होते हैं। यदि प्रथम मतदान अधिकारी के पास कोई वोटर आता है और वो अपना नाम बोलता है कि मेरा नाम ये है, और उसके बाद जो प्रथम मतदान अधिकारी है वो भी उनका नाम जोर से पुकारता है, और वहीं पर बैठे जो पोलिंग एजेंट्स हैं या फिर कैंडिडेट हैं उनको ऑब्जेक्शन हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति वो व्यक्ति है ही नहीं जिसका नाम जोर से पुकारा जा रहा है, तो उस दशा में चैलेंज वोट का प्रावधान किया जा सकता है। तो जो चैलेंज कर रहे हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं या फिर जो कैंडिडेट स्वयं हैं वो चैलेंज कर रहे हैं, तो उनसे 5 रुपये का यहाँ पर शुल्क वसूल कर दिया जाएगा चैलेंज के रूप में। यहाँ पर उनको रसीद दे दी जाएगी, यहाँ पर चैलेंज करता जो है, आपत्ति करता है, उनका नाम आ जाएगा, यहाँ पर स्थान आ जाएगा, तारीख आ जाएगी, पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करके और मतदान स्थल क्रमांक लिख के उनको ये रिसिप्ट दे देंगे और 5 रुपये उनसे ले लेंगे। अब यदि जो आपत्ति करता है, जो चैलेंज कर रहे हैं कि ये व्यक्ति वो है ही नहीं, उनका दावा सही हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 5 रुपये का शुल्क उनको वापस कर दिया जाएगा, और जो ये रसीद उनको दे दी गई थी ये वापस ले ली जाएगी उनसे। यहाँ पर ये रसीद की वापसी कर लेंगे हम, और यहाँ पर उनके सिग्नेचर भी ले लेंगे कि आपने रसीद वापस कर ली है। एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि यदि इनका दावा, जो आपत्ति करता है उनका दावा गलत पाया जाता है और वो व्यक्ति वास्तव में वही व्यक्ति निकलता है जिसका नाम जोर से पुकारा जाता है, तो इस 5 रुपये की राशि को जब्त कर लिया जाएगा पीठासीन अधिकारी के द्वारा, और 5 रुपये की राशि को निर्धारित जो लिफाफा होगा उसमें रखकर शासन को दिया जाएगा। जब हम लिफाफे जमा करते हैं, जो मतदान संबंधी समस्त सामग्रियां जमा करते हैं, उस समय एक लिफाफा इसका भी होगा। तो ये कई केसेस होंगे, तो 5 रुपये के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये बढ़ते जाएगा, प्रति चैलेंज के हिसाब से। और उम्मीद करते हैं कि आपके पोलिंग बूथ में ऐसी कोई कंडीशन ना आए कि चैलेंज वोट का प्रावधान और आपके जो लिफाफों की संख्या बढ़ने की नौबत आए। हम चाहते हैं कि अधिकांश लिफाफों में नील ही लिखा जाए, तो पोलिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं परिशिष्ट 11 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आपत्तिकृत मतों की सूची। अब जिनके लिए ऑब्जेक्शन हो गया है, जैसे अभी हमने पहले बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही ऑब्जेक्शन हो सकता है 3-4 ऑब्जेक्शन हो गए हों, तो उस कंडीशन में ये मतों की सूची होती है। जो चैलेंज मत का प्रावधान हो रहा है उसकी ये सूची होती है। तो यहाँ पर मान लिया कि जिसके लिए चैलेंज हुआ वो सही पाया गया तो उसको वोट देने दिया जाएगा। तो उनकी सूची क्या होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर आपको पूरी डिटेल भर देनी है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से। यहाँ पर आपको लिख देना है कि क्रम संख्या 1 मतदाता का नाम, जिस मतदाता के लिए चैलेंज हुआ है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। मतदाता सूची में उनका क्रम संख्या क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा, मान लिया कि 119 है। ग्राम सभा का नाम आ जाएगा, जिस ग्राम सभा के वो मतदाता है यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो जो ये मतदाता है इसके खिलाफ आपत्ति की गई थी तो इसके अंगूठे का निशान या फिर हस्ताक्षर यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 में पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं हम। जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति का पता। तो यहाँ पर जो ये वोटर है AAA नाम से लिखा गया है, इसका यहाँ पर नाम भी आ जाएगा और एड्रेस भी आ जाएगा पूरा। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम, अब माना कोई गवाह आ गया कि भाई ये तो वही व्यक्ति है, तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है और उसका एड्रेस कि ये कहाँ का व्यक्ति है। अब जो ऑब्जेक्शन कर रहा था, आपत्ति करता है, या तो पोलिंग एजेंट होगा या फिर स्वयं कैंडिडेट होगा जो चुनाव लड़ रहा है, उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो आदेशित किया गया है कि जो चैलेंज मत का प्रावधान किया जाए, एक सूक्ष्म संक्षिप्त रूप में आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं कि चैलेंज मत का प्रावधान के चलते यह कार्रवाई की गई, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और निक्षेप का प्रतिदाय करने पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर, जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, उनके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। पीठासीन अधिकारी के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, स्थान डल जाएगा, तारीख डल जाएगा, और जो लागू ना हो उसे काट दे। अगर माना ये कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में नहीं आती तो इसको आप कट कर दें कि ऐसी कोई कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में आई नहीं। वैसे ये कंडीशन आएगी भी नहीं, वैसे आपके पोलिंग बूथ में अधिकांशतः पोलिंग बूथों में ये कंडीशन नहीं आती, लेकिन फिर भी यदि 1% आ गई तो आपको इस प्रकार से इसको भरना है।
अब यहाँ पर आता है परिशिष्ट 12 निविदत मतों की सूची। अब ये टेंडर वोट का प्रावधान कब होता है ये भी आपको ट्रेनिंग्स में भली भांति प्रकार से बता रखा है, फिर भी हम संक्षेप में आपको बता देते हैं कि टेंडर वोट का प्रावधान जब कोई व्यक्ति वोटर बन के आता है और वह अपनी पहचान भी बताता है, और जब प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उसका नाम या क्रम संख्या देखता है तो वह यह पाता है कि फलाने व्यक्ति का वोट तो पहले से ही डल चुका है, कास्ट हो चुका है। तो उस समय वो दावा करता है कि मेरा तो वोट डला ही नहीं है। मैं तो आप अपनी जो बाएं हाथ की तर्जनी है उसको भी दिखा देता है कि इसमें तो कोई स्याही का निशान लगा भी नहीं है। फिर अपने जो अभिलेख प्रस्तुत करता है कि मैं यही व्यक्ति हूँ। पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि के बाद निविदत मतपत्र का प्रयोग किया जाता है, उनको निविदत मतपत्र दिया जाता है। उसको पेटी में नहीं डाला जाता है, उसके लिए अलग से लिफाफा होता है टेंडर वोटों के लिए। तो यहाँ पर आप ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड क्रमांक लिख देंगे और जिला पंचायत का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी निर्वाचक नामावली की प्रति में। उसके बाद मान लिया कि नंबर 1 पे, नंबर 2, 3 प्रकार के टेंडर वोट आपके पड़े हैं मान लिया आपके पोलिंग बूथ में, तो मतदाता का नाम यहाँ पर आ जाएगा जो दावा कर रहा है कि भाई मैंने वोट दिया ही नहीं और उसका वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुका है। मतदाता सूची में उसका क्रम संख्या क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। उस ग्राम का नाम जिसकी मतदाता सूची में वो है उस ग्राम सभा का नाम यहाँ पर आ जाएगा। निविदत मतपत्र का अनुक्रमांक जो उसको अब वोट देने के लिए मतपत्र दिया जाएगा उसका जो क्रम संख्या वो यहाँ पर आ जाएगा। जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया है उसको दिए गए मतपत्र का अनुक्रमांक। अब जो ये वोट इसका पहले से ही पड़ चुका है उसके जो वोट का क्रमांक है वो आपको मिल जाएगा। जो इसका वो प्रतिपूर्ण होता है उसमें आपको ये क्रमांक मिल जाएगा, तो आप उसे देख के यहाँ पर उसको लिख देंगे। मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पर आप ले लेंगे जो वोट कास्ट कर रहा है अब ये निविदत मतपत्र के लिए। इसी प्रकार यदि दूसरा केस आता है, तीसरा केस आता है तो आप सेम इसी प्रकार से इसको भरते जाएंगे। यहाँ पर स्थान डाल देंगे, यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब मान लिया यहाँ पर देखिए नोट भी लिखा हुआ है कि वार्ड मेंबर के मामले में सभी संबद्ध वार्डों के दौरान पड़े निविदत पत्रों के विवरण वार्डवार एक ही प्रति में तैयार किए जाएंगे। तो वार्ड मेंबर के मामले में ये नहीं होगा कि वार्ड नंबर 1 में निविदत मतपत्र पड़ा है तो उसका अलग से होगा या फिर वार्ड नंबर 2 में अलग से होगा। ये एक ही प्रति में सबके सारे वार्डों के तैयार कर सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ पर परिशिष्ट 13 देख लेते हैं। मतपत्र लेखा भाग 1। तो मतपत्र लेखा जो है वो ध्यानपूर्वक आपको भरना होता है और प्रत्येक वार्ड में यदि चुनाव हो रहे हैं वार्ड मेंबर के तो प्रत्येक वार्ड के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा भी आपको तैयार करना है। इसी प्रकार से ग्राम प्रधान के लिए अलग से मतपत्र लेखा तैयार करना है, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अलग से मतपत्र लेखा तैयार करना है और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग से मतपत्र लेखा को तैयार करना है। मतपत्र लेखा को आप किस प्रकार से भर सकते हैं हमने अपने चैनल में पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप हमारे चैनल वी एजुकेटिव में विजिट करके उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। और उसमें हमने पूरी कंडीशंस बताई हैं कि यदि निविदत मतपत्र का प्रावधान हो गया तो उस कंडीशन में आपको मतपत्र लेखा कैसे भरना है, या फिर कोई मतपत्र को रद्द करना पड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो ये सारी जानकारी आपको उक्त वीडियो में मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं मतपत्र लेखा को भरने का। और इसी के साथ साथ जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है उसके संबंध में भी हमारे चैनल में वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी को आप किस प्रकार से भर सकते हैं उसकी जानकारी आप हमारे चैनल में विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट परिशिष्ट आता है, परिशिष्ट 15 अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची। अब इसमें कंडीशन ये आती है कि यदि आपके पोलिंग बूथ में कुछ ऐसे वोटर हैं जो अंधे हैं या फिर विकलांग हैं या शिथिलांग हैं और शारीरिक अक्षमता के कारण वो वोट कास्ट करने में अक्षम है, वो पोलिंग बूथ में किसी प्रकार तो आ गए हैं लेकिन उनसे जो मतपत्र है वो मोड़ा नहीं जा रहा है या फिर पेटी के अंदर नहीं डाला जा रहा है, या फिर अंधेपन के कारण वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि किसको वोट देना है, तो उस स्थिति में वो अपने साथ एक हेल्पर को रख सकते हैं जो समस्त मतदान अभिकर्ता है उनकी आपसी सहमति से और पीठासीन अधिकारी की अनुमति से। तो ये उसका प्रारूप है कि जैसे निर्वाचक नामावली की भाग संख्या मान लिया कि कोई 5 है और क्रम संख्या 95 में इनका नाम दर्ज है जो कि निर्वाचक का नाम है, जो अंधे शिथिलांग है शारीरिक अक्षम है। मान लिया कि अमन नाम के कोई व्यक्ति हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम है, तो इनके जो हेल्पर हैं
वो रमन नाम के व्यक्ति हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। इनकी उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए और एक हेल्पर केवल एक ही मतदाता की मदद करेगा। ये नहीं होगा कि एक हेल्पर 5-5 जो अंधे या विकलांग मतदाता हैं उनके लिए मदद करेगा। तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा और जो हेल्पर हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर भी ले लेने हैं। रमन नाम जैसे इनका है, उदाहरण के तौर पर हमने बता दिया। इसी प्रकार से कोई अन्य महिला है, जैसे श्रीमती विमला देवी हैं मान लिया, और ये भी शारीरिक अक्षमता के कारण अपने मत का प्रयोग करने में असमर्थ लग रही हैं। तो इनके जो हेल्पर बने हैं वो अमित बने हैं, अमित नाम के व्यक्ति, और इनके यहाँ पर सिग्नेचर ले लेने हैं। तो इस प्रकार से इसको भरना, और यहाँ पर ये डिटेल जो है आपकी वार्ड संख्या जितनी भी हैं ये आप अपने निर्वाचक नामावली में देख सकते हैं। यहाँ पर तारीख आ जाएगी, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। अब परिशिष्ट 16 में देख लेते हैं हम। जो इनके हेल्पर बने हैं उनसे भी घोषणा लेनी है कि ये मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेंगे। मतलब ये नहीं हुआ कि इन्होंने जो उनकी मदद की है और ये बाहर जाके बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर वोट दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घोषणा किस प्रकार से होगी। जो अंधे या शिथिलांग हैं जिनकी हेल्प की जा रही है उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जैसे श्रीमती विमला देवी, और इनके हस्बैंड का नाम मान लिया कमल प्रसाद है, जो पूर्णतः काल्पनिक नाम है। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, किसी जीवित या मृत व्यक्ति से भी इनका कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर ग्राम आ जाएगा, इनका भाग संख्या आ जाएगी, क्रमांक आ जाएगा कि मतदाता सूची में इनका क्रमांक क्या है, पर मतदाता के रूप में दर्ज है और अंधेपन अशक्तता के कारण अपना मत अभिलिखित करने, मतपत्र मोड़ने, मतपेटी में डालने में असमर्थ हैं। के साथी के रूप में श्रीमती विमला देवी, फिर से यहाँ पर उन्हीं का नाम आएगा जो वोटर हैं, जो अंधे या शिथिलांग हैं, शारीरिक अक्षमता है जिनको, की इच्छानुसार, इनकी इच्छानुसार ही मत अभिलिखित कर मतपत्र मोड़कर मतपेटी में डालूंगा। मैं अभिलिखित मत की गोपनीयता बनाए रखूंगा। ये वो हेल्पर ये घोषणा करेंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे सिवाय श्रीमती विमला देवी के अन्य किसी के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और ना ही आज के मतदान में किसी अन्य साथी के रूप में मैं कार्य करूंगा। मतलब ये हेल्पर ये भी घोषणा कर रहे हैं कि ये केवल विमला देवी की ही हेल्प कर रहे हैं, इसके अलावा कोई अन्य वोटर हैं उनकी ये हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पर इनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, पूरा नाम आ जाएगा, इनका एड्रेस आ जाएगा, और ये आयु जो है इनकी 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको भी हम भर लेंगे। परिशिष्ट 17 देख लेते हैं हम, मतपत्र मुद्रा पेपर सील। तो यहाँ पर जो आपको पेपर सील दे दी जाएगी उनका यहाँ पर लेखा तैयार करना है आपको। तो वो किस प्रकार से तैयार होगा ये एग्जाम्पल सेट करके हम आपको बताते हैं। मान लिया कि जारी की गई मतपत्र मुद्राओं का विवरण, ये संख्या इनकी 5 है मान लिया, पेपर सीलों की संख्या ये आपको 6 मिलेंगी वैसे, लेकिन यहाँ पर हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मान लिया कि 5 मिली आपको। इनकी क्रम संख्या हमने यहाँ पर लिख दी है, मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें देखेंगे मत पेटियों में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का विवरण, जो प्रयुक्त हुई हैं। तो 2 मत पेटियां हैं तो 2 हमारी पेपर सील प्रयुक्त हो गई हैं, उनके हमने यहाँ पर क्रमांक डाल दिए हैं कि इनके क्रमांक ये और ये क्रमशः हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं अवशेष पत्र मुद्राओं का विवरण। तो 5 हमारे को मिली थी, 2 हमने यूज कर ली है मतपेटियों में, तो हमारे पास 3 जो पेपर सील हैं वो बची हैं, उनके क्रमांक हमने यहाँ पर लिख देने हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2 माइनस क्रम संख्या 2, 5 में से 2 गया 3 आते हैं। क्रम संख्या 3 में यदि कोई अंतर है तो कारण और विवरण बताइए। अब यहाँ पर मेन आता है कि 5 में से 2 यूज हुई तो 5 - 2 = 3 आ गया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि 5 आपको जो पेपर सील मिली उनमें 2 मतपेटियों में यूज हुई, लेकिन एक पेपर सील किन्हीं कारणों से क्षतिग्रस्त हो गई, खराब हो गई। तो यूज तो नहीं हुई मतपेटियों में लेकिन वो खराब हो गई, तो उसका मेंशन हम कहाँ करेंगे। तो उसके मेंशन के लिए मान लिया उदाहरण के लिए एक पेपर सील आपकी क्षतिग्रस्त हो गई, फट गई, गीली होने के कारण फट गई, जैसा भी आप कारण देना चाहें। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त हैं वो तो 2 आएंगी, और अवशेष पत्र मुद्राओं का जो विवरण है वो 5 में से यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम पे 2 तो यूज हो गई हैं और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि अवशेष तो हम पे 2 बची हैं, जो बिल्कुल सही सलामत जो मतपेटियाँ बचेंगी, ये जो पेपर सील बचेंगी वो 2 बचेंगी। तो इस कंडीशन में 5 - 2 बिंदु संख्या 1 माइनस बिंदु संख्या 2, 5 में से 2 गया 3 आते हैं, जबकि यहाँ 2 आ रहा है। तो ये जो कारण है, ये अंतर क्यों आ रहा है यहाँ पर, तो इसका कारण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि एक पेपर सील गीली होने के कारण या फिर फटने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है,
और उसका यहाँ पर आपको क्रमांक लिखना पड़ेगा। तो ये आप भली भांति प्रकार से समझ गए होंगे। वैसे पेपर सील आप बड़ी सावधानी से यूज करें ताकि ये पॉइंट नंबर 4 को भरने की आपको नौबत ना आए, ये नील ही जाए तो बेहतर होगा। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर मतदान दल संख्या जो मेंशन होगी आपके नियुक्ति पत्र में, मतदान स्थल की क्रम संख्या व नाम यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, जैसे हमने मेंशन किया 143, और जो भी इसका नाम होगा ग्राम पंचायत का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद आता है परिशिष्ट 18 आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप। अब ये आयु के संबंध में यदि कोई वोटर अपना वोट कास्ट करने आता है तो ये अमूमन युवक या युवतियां ही होंगी। तो यदि पीठासीन अधिकारी को उनकी एज में डाउट होता है कि ये 18 वर्ष से कम है, तो उस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी अपने संदेह को दूर करने के लिए ये घोषणा उनसे ले सकता है। तो यहाँ पर उनसे घोषणा लेनी है, मैं सत्यनिष्ठता से यह घोषणा और प्रतिज्ञा करता या करती हूँ कि सन 2024 की प्रथम जनवरी को अर्थात अहर्ता की उस तारीख को जिसके प्रति निर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार की गई थी। तो हो सकता है 2024 में की गई हो, कहीं 2025 में की गई हो, जनवरी माह में, हो सकता है 2023 में, जब भी की होगी आपको यहाँ पर उनसे ये ले लेना है जब उनके क्षेत्र में निर्वाचक नामावली तैयार हुई होगी। मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी, और यहाँ पर इनके निर्वाचक के हस्ताक्षर करवा देने, हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे तो अंगूठे के निशान लगा देंगे, माता पिता का नाम लिख देंगे, निर्वाचक नामावली की वार्ड संख्या लिख देंगे, क्रम संख्या लिख देंगे, यहाँ दिनांक आ जाएगा, और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ पर दिनांक फिर से आ जाएगा, मतदान स्थल की क्रम संख्या व नाम, मतदान दल संख्या यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इनसे आयु के संबंध में घोषणा ले सकते हैं। और इसके बाद वैसे ये स्थिति आनी भी नहीं चाहिए। चुनाव अगर इजी वे में चले जाएं तो वो बहुत ही अच्छा होगा, गुजर जाएं और आपका कार्य निर्विवाद रूप से संपादित हो जाए तो उससे बेहतर बात और क्या होगी। तो इन विवादों से बचें और चुनाव को इजी वे में जाने दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदान स्थगन की सूचना का प्रारूप परिशिष्ट 19। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन्हीं कारणों से यदि मतदान को स्थगित करना पड़ा, वैसे ऐसी कंडीशन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो राज्य हमारा है उत्तराखंड राज्य, वो शांतिप्रिय राज्य है और ऐसी घटनाएं अमूमन यहाँ पर देखने को अभी तक तो नहीं मिली हैं। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से यदि वायलेंस हो जाता है या आगजनी हो जाती है, पथराव हो जाता है किन्हीं कारणों से, और आपको चुनाव के स्थगन की सूचना देनी होगी, तो ये प्रारूप आपको भरना होगा। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी लिखनी होगी, स्थल संख्या, दिनांक डालनी होगी, कारण लिखना होगा कि आगजनी हुई, पथराव हुआ या फिर कुछ ऐसी घटना हुई कि मतपेटियों को उठा लिया गया, बलवा हुआ, जो भी हुआ वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर लेंगे, मतदान संख्या लिख देंगे, मतदान स्थल संख्या, स्थान डाल देंगे और दिनांक डाल देंगे। तो ये नौबत वैसे आएगी नहीं, तो इसको यदि ये नौबत नहीं आती है तो आप इसको खाली प्रारूप जो निर्धारित लिफाफा हो उसमें डालें, और एक छोटा सा कागज लेके उसमें आप नील लिख सकते हैं और उसको भी इस लिफाफे में, इसके लिफाफे में डाल सकते हैं नील लिखकर। और इसके बाद जो परिशिष्ट 20 है आपत्तिकृत मत के संबंध में थाना प्रभारी को शिकायती पत्र। तो ये अब इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको क्या करना है। हमने आपको पहले ही बताया कि यदि जो चैलेंज वोट है उसका प्रावधान कर लिया गया और यह पाया गया कि जो संबंधित व्यक्ति वोट डालने आया था वो फर्जी था, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो जिस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगाई हुई है उसके थाना प्रभारी को आपको यहाँ पर इंगित करना है। विषय आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, यहाँ पर क्षेत्र संख्या भर देनी है, मतदान स्थल संख्या भर देनी है और नाम लिख देना है, छद्मवेशी पर धारण करने की शिकायत। अब यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यह सूचित करना है कि श्री जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है उनका नाम यहाँ पर आएगा, या तो पोलिंग एजेंट होंगे या फिर जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं उनके द्वारा ही ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। उनके पिता का नाम आ जाएगा, पुत्र श्री, यहाँ पर उनके पिता का नाम आ गया, निवासी यहाँ पर उनका एड्रेस आ जाएगा, ने व्यक्ति के रूप में धारण के बारे में आपत्ति की है, जिसे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे या फिर पुलिसकर्मी होंगे जो वहाँ मौजूद होंगे उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जिनके सुपुर्द उसको किया जा रहा है। यदि वो फर्जी वोटर निकल जाता है कि सुपुर्द किया जा रहा है, इस व्यक्ति ने श्री मान लिया कि ये विकास शर्मा के नाम के वोट देने के लिए आया था, कोई विकास शर्मा वहाँ मौजूद नहीं थे लेकिन उनके नाम से वोट देना चाह रहा था, होने का दावा किया था कि मैं विकास शर्मा हूँ, जिसका नाम उक्त वार्ड ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली की वार्ड संख्या मान लिया कि 3 है, क्रम संख्या मान लिया कि 15 है पर प्रदर्शित है।
यह व्यक्ति यह साबित नहीं कर पा रहा है कि यह वही उक्त निर्वाचक है, यानी कि ये विकास शर्मा बन के तो आया, लेकिन ये साबित ही नहीं कर पा रहा कि मैं वास्तव में विकास शर्मा हूँ। कोई एविडेंस ही नहीं दे पा रहा है, कोई प्रूफ ही नहीं दे पा रहा है। तो मेरे विचार में यह छद्मवेशी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप श्री, अब विकास शर्मा तो ये बन के आया है, तो यहाँ पर इसका यदि एक्चुअल नाम उजागर हो जाता है तो उसको यहाँ पर मेंशन करना है आपको। जो एक्चुअल नाम, जो छद्मवेशी का एक्चुअल नाम, फर्जी मतदाता का एक्चुअल नाम यहाँ पर लिख के आपको मेंशन कर देना है। के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं के अधीन अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करें। तो यहाँ पर आपको स्थान डाल देना है, तारीख डाल देनी है, यहाँ पर अपना पीठासीन अधिकारी के आपको हस्ताक्षर कर देने हैं और प्रतिलिपि एक देनी है आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को भी आपको प्रेषित कर देनी है और इसकी रिसिप्ट ले लेनी है। तो इस प्रकार ये जो 20 परिशिष्ट हैं उनको आपको बड़ी ही सावधानी से भरना है और इनमें कई परिशिष्ट ऐसे हैं जो कि आपके नील ही जाने हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में यदि इनको भरने की नौबत आई तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भरने का तरीका बताया। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि इसमें अभी भी आपको कोई शंका है ये जो परिशिष्टों को भरने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य लिख सकते हैं ताकि हम उन शंकाओं का निवारण कर सकें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।